नमस्कार। दुनिया जहां की खबरों से आपको अपडेटेड रखने वाले कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में जब ब्रिक्स की बुनियाद डाली जा रही थी, तब पश्चिम के देश इसे टॉक शॉप की उपाधि देते हुए इसका मजाक उड़ा रहे थे। जब देशों के विचारों में काफी अंतर हो और इनके आपसी विवाद भी काफी गहराए हों, तब ऐसे उपहासपूर्ण जुमलों का आना लाजमी था। हालांकि इन जुमलों की उम्र काफी छोटी रही और आज सीमित ही सही, मगर कई मोर्चों पर ब्रिक्स ने सफलता हासिल की है। ये सफलता पश्चिम के उस मजाक पर जोरदार तमाचा कहा जा सकता है। इसने एक मिसाल कायम की है और दुनिया को बताया है कि तमाम मतभेदों के बावजूद भी विकासशील देश अपनी प्रगति की राह खुद बना भी सकते हैं और उस पर बखूबी चल भी सकते हैं। इसी राह पर चलते हुए बीते हफ्ते ब्रिक्स देशों का 2 दिवसीय 14वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से चीन में आयोजित हुआ। भारत की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें शिरकत की। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के सीमा पर जारी विवाद, क्वाड देशों के शिखर सम्मेलन और यूक्रेन के मुद्दे पर दुनिया में रूस को अलग थलग पड़ने के बीच आयोजित किया गया। ऐसे माहौल में ब्रिक्स सम्मेलन में जिन विषयों पर एक बार फिर से चर्चा हुई और सहमति बनी, उन्हें बीजिंग घोषणा का नाम दिया गया। इनमें शामिल विषय न सिर्फ ब्रिक्स देशों के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी बेहद अहम है। क्या हैं वे विषय? वे विषय हैं सभी राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, रूस और यूक्रेन के बीच वार्ता का समर्थन करना और आतंकवादियों को शरण देने या प्रशिक्षित करने के लिए अफगान क्षेत्र का उपयोग वर्जित करना आदि। ऐसे में ब्रिक्स से जुड़े कई सवाल उभरते हैं, जिन्हें आज के इस एपिसोड में हम एक एक करके समझेंगे। मगर पहले जिस ब्रिक्स का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं उसे समझ लेते हैं। ब्रिक्स दुनिया के 5 सबसे उभरते विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है। हालांकि 2009 में जब इसकी स्थापना हुई थी, तब दक्षिण अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था और तब यह ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। अपनी स्थिति के कारण वैश्विक संगठनों में ब्रिक्स का खास स्थान है। ब्रिक्स दुनिया में मौजूद कुल भूमि सतह के 26% से अधिक हिस्से को कवर करता है, जबकि इसकी कुल जनसंख्या 3.21 अरब के आसपास है, जो कि कुल वैश्विक आबादी का 41.5% है। जीडीपी के हिसाब से बात करें तो वैश्विक उत्पादन में इसकी करीब 1/4 की हिस्सेदारी है। इसके 5 सदस्यों में से दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर बाकी 4 जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में शुमार है। ब्रिक्स देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मुख्य रूप से गैर हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। इस लिहाज से ब्रिक्स को कई आलोचकों से भी प्रशंसा मिली है। हालांकि परस्पर आर्थिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक विवाद के कारण इसे आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। अब अगर ब्रिक्स के कामकाज की बात करें तो 2009 के बाद से हर वर्ष इसका औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित होता है। इसकी अध्यक्षता रोटेशनल आधार पर प्रत्येक सदस्य द्वारा की जाती है। भारत ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी 9 सितंबर 2021 को की थी, जबकि इस साल की मेजबानी चीन के हाथों में है। पश्चिम देशों और उनके संगठन ब्रिक्स को अपना प्रतिस्पर्धी मानते हैं। वो इसे पश्चिम के दबदबे वाले संगठनों को चुनौती देने के लिए चीन की एक साजिश मानते हैं और इसकी वित्तीय संस्था न्यू डेवलपमेंट बैंक और कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट को चीन की नई आर्थिक व्यवस्था बताते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक है जो वैश्विक विकास परियोजनाओं को धन मुहैया कराती है, जबकि कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट देशों की वित्तीय हालत अस्थिर या खराब होने पर वित्तीय मदद देती है। आमतौर पर यही भूमिका विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी होती है। यही वजह है कि इसे पश्चिमी देश खुद के दबदबे वाले विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विकल्प मानते हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या सच में ये विकल्प हैं? तो एक शब्द में इसका जवाब है नहीं। असल में इसका जवाब इसकी स्थापना में छिपा है। ब्रिक्स की स्थापना गोल्डमैन सैच के मुख्य अर्थशास्त्री जिम ओ नील की सोच पर आधारित है। अर्थशास्त्री नील का दावा था कि तेजी से उभरते ये बड़े देश अगर एक साथ मिलकर अपनी आर्थिक व्यवस्था को चलाएं तो 2040 तक ये विकसित देशों की कतार में शामिल हो जाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखकर साल 2009 में ब्रिक देशों की बैठक रूस में बुलाई गई और वहीं इस इमारत की बुनियाद में पहली ईंट भी लगाई गई। आगे के सम्मेलनों में इसके एजेंडे भी तय किए गए। आज जब ब्रिक्स की 14वीं बैठक हुई है
तो भी ये संगठन अपने एजेंडे से नहीं भटका है। ये बात अलग है कि पश्चिम ने ब्रिक्स में दरार डालने की भरपूर कोशिश की। खास तौर पर उन्होंने भारत में हलचल मचाने का खूब प्रयास किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो या रूस यूक्रेन संघर्ष पर स्टैंड को लेकर बात हो या फिर क्वाड की अचानक बैठक करना हो। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि तेजी से उभरते ब्रिक्स के सदस्यों के बीच फूट डाल दी जाए। मगर आज तक ब्रिक्स के सदस्य खुद के किए हुए डिजाइन से आगे नहीं बढ़े हैं, तो फिर गुमराह होने, विभाजित होने या पश्चिमी देशों के दबदबे वाले संगठनों का विकल्प बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ब्रिक्स देशों की आम सहमति का प्रतिनिधित्व करने वाला बीजिंग घोषणा पत्र इसका सबसे स्पष्ट प्रमाण है। दस्तावेज में 89 बार विकास और 105 बार सहयोग का जिक्र ये बताता है कि इस संगठन का असल मकसद क्या है। ये आपसी सहयोग पर आधारित विकास पर अपना ध्यान लगाए हुए है, न कि पश्चिमी देशों के संगठन की तरह भू राजनीति पर आधारित, जहां सिर्फ अमेरिकी सोच का ही प्रभाव झलकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन द्वारा दिए गए संदेश अंतर्राष्ट्रीय समुदायों, विशेष तौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा ध्यान से पढ़ने योग्य है। अगर वे ऐसा करते हैं तो ब्रिक्स समूह के साथ साथ उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बारे में उनकी समझ गहरी होगी और उनके पूर्वाग्रहों को ठीक करेगी। क्योंकि ब्रिक्स पश्चिमी संगठनों के विपरीत पश्चिमी दुनिया और गैर पश्चिमी दुनिया के बीच टकराव की बजाय उनके बीच संचार को मजबूत करने का प्रयास करती है। बीजिंग घोषणा पत्र में इसका स्पष्ट सबूत देखा जा सकता है। 23 और 24 जून को आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जारी बीजिंग घोषणा पत्र के जरिए ब्रिक्स देशों ने बहुपक्षवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया है कि वैश्विक शासन को अधिक समावेशी और सहभागी बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका व अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने का भी संकल्प लिया गया है। इस घोषणा पत्र के जरिए जिम्मेदार आर्थिक नीतियों को अपनाने की भी गुजारिश की गई है। ऐसे में जब दुनिया ने विकास के उथले बदलाव के दौर में कदम रखा है, तब बीजिंग घोषणा का जारी होना खासा अहमियत रखता है। हालांकि इन दिनों अमेरिका और पश्चिमी जगत का मानना है कि जब ब्रिक्स का गठन हुआ तब ब्रिक्स के सदस्यों के बीच एकरूपता नहीं थी। उन दिनों चीन सालाना 10% की दर से ग्रोथ कर रहा था। दूसरी ओर भारत लोकतंत्र के साथ विकास को समेटने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि भविष्य की अर्थव्यवस्था बनने का ब्राजील का वादा अधूरा रह गया था। वहीं रूस की स्थिर अर्थव्यवस्था तब भी केंद्रीय योजना की विरासत में फंसी हुई थी और दक्षिण अफ्रीका अपने दुखी इतिहास की विकृतियों और विभाजनों के तहत काम कर रहा था। इन्हीं असमानताओं के चलते पश्चिमी जमात का ये कहना है कि ये संगठन समानता और सहयोग के सिद्धांत पर काम ही नहीं कर सकता। इसका असल मकसद अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाना है। मगर ये न केवल जानबूझकर शब्दों का बुना हुआ एक जाल है, बल्कि इसे पश्चिम का काल्पनिक दुश्मन भी बना रहा है। क्योंकि अपने गठबंधन में खुद का दबदबा और प्रभाव बनाए रखने के लिए अमेरिका को लगातार दुश्मन तलाशने और बनाने की जरूरत होती है। इसलिए भी पश्चिम ब्रिक्स को लेकर ऐसा भ्रम फैला रहा है। आज अमेरिका भी ये दावा करता है कि वह बहुपक्षवाद में संलग्न है, लेकिन अमेरिका द्वारा स्थापित तंत्र में ऐसा लगता है कि इसमें कई दल शामिल हैं, जबकि ऐसा है नहीं। उनमें अमेरिका ही एकमात्र प्रमुख ताकत है और अपनी ताकत और स्थिति का प्रयोग करते हुए अमेरिका पूरी तरह से संस्था के नियमों पर हावी रहता है। अमेरिका के नियम ही संगठन के दायरे में सर्वोपरि नियम बन जाते हैं और अमेरिका सर्वोपरि बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि वो नए नए दुश्मनों का भय बनाए रखे। ब्रिक्स को दुश्मन की तरह पेश करना इसी रणनीति का हिस्सा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या सच में ब्रिक्स के देशों में सब कुछ सही चल रहा है? ब्रिक्स पर लगाए जा रहे ये आरोप क्या बिल्कुल निराधार हैं? तो इसका जवाब भी वही है, नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ब्रिक्स देशों में सब कुछ ठीक है। एक लंबे एजेंडे के बावजूद संगठन आपसी मतभेदों से पूरी तरह खुद को अलग नहीं रख सका है। उदाहरण के लिए दो प्रमुख मुद्दे, जिनमें से एक संयुक्त राष्ट्र में सुधार और दूसरा आतंकवाद है, इन पर भारत और चीन ने खुद को एक दूसरे को अलग अलग किनारे पर पाया है। जहां भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर जोर दिया है, वहीं चीन ने इस पर सुझाव दिया है कि वह भारत के लिए स्थायी सीट के पक्ष में नहीं है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी यही स्थिति है। हाल ही में जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया या वहां पर उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया, तो चीन ने इस पर वीटो कर दिया। ये भी विपरीत सोच को ही दर्शाता है।
दरअसल उन सभी अलग अलग सोच का जिक्र बीजिंग घोषणा पत्र में किया गया है। इसमें चीनी दावों में पारदर्शिता को कमी को लेकर भारत की चिंताओं को भी माना गया है। वैसे ये बात साफ है कि आतंकवाद पर चीन की हरकत पाकिस्तान को बचाने की इच्छा से प्रेरित थी। चीन के लिए ये मामला पूरी तरह से कूटनीतिक और राजनीतिक मसले से जुड़ा था। यूक्रेन पर रूस द्वारा की गई कार्रवाइयों को लेकर भी सदस्यों के बीच अलग अलग ही रुख थे। जहां भारत इस मुद्दे पर तटस्थ रहा, वहीं चीन रूस के इस कदम का हिमायती बना रहा, जबकि कुछ सदस्यों ने रूस के इस कदम का विरोध भी किया। ये सारी बात ब्रिक्स के भीतर अलग अलग विचारों को दर्शाती है। इन मतभेदों में वैश्विक व्यवस्था के ऊंचे लक्ष्यों पर संदेह किया गया है। हालांकि इन तमाम मतभेदों के बावजूद ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स देश उन मुद्दों पर सहयोग नहीं कर सकते जहां उनके आपसी हित मिलते हैं। एनडीबी के जरिए परियोजनाओं के वित्त पोषण और जलवायु परिवर्तन पर सहयोग LAC पर तनातनी के बावजूद भी जारी है। यहां तक कि रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष सहयोग पर सभी ने एक राय बनाई है। उम्मीद है कि ऐसी प्रगतिशील कामों में आपसी सहयोग आगे भी बरकरार रहेगा। अब देख लेते हैं आज के इस बुलेटिन पर आधारित सवाल को। ब्रिक्स के जरिए चीन अमेरिका विरोधी गठबंधन बनाना चाहता है। पश्चिमी देशों के इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।